जी। गहलोत जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के बारे में? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का आप हमारे यहाँ कार्यालय में पहुंचे हैं आपके पार्टी, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमने एक शॉर्ट मैसेज आपको किया और आप सभी पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि अभी प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। उन चुनाव के मद्देनजर हमारी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर, जो कि स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 में ये बनाई थी। इस पार्टी के संस्थापक संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं। तो इस पार्टी ने अब ये डिसीजन लिया है कि हरियाणा की 90 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और उसमें सबसे पहले, क्योंकि हमारे पार्टी का प्रदेश का कार्यालय हमारे सफीदों में है, तो सफीदों की सीट जो है, इस सीट पर हमारे एडवोकेट रिंकू धानिया जी हैं, जो पार्टी के प्रदेश की लीगल टीम को देखते हैं, लीगल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो इनको यहाँ से हमने प्रत्याशी पार्टी का बनाया है। और इसके बाद एक दूसरे प्रत्याशी अभी हमने, उनका भी नाम बलविंदर चौहान जी हैं, जो कि रतिया से चुनाव लड़ेंगे। दो लोगों का आज हम नाम की घोषणा करते हैं और उनका एबी फार्म हमारे पास है, उनको आज एबी फार्म देने का काम करेंगे। इससे अलग जो और सीटें बचती है, उन सभी की सभी सीटों के ऊपर 90 की 90 सीटों पे पार्टी अब की बार अपने दम पे अपना चुनाव लड़ेगी। और इस पार्टी को 1956 से लेके आज तक केंद्र में जिसके भी साथ रही है, उसकी केंद्र के अंदर सरकार रही है। यहाँ तक कि जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ, उस समय इस पार्टी के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला जी भी 1967 में नरवाना से बने थे इसी पार्टी से। हमारी पार्टी से करण दलाल जी हैं, वो भी विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। अब की बार हमारी पार्टी प्रदेश के अंदर दमखम के साथ अपना चुनाव लड़ेगी। जन मुद्दों के जो जन समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं को लेकर पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी जो मैनिफेस्टो है वो क्या है? मैनिफेस्टो सबसे पहले शिक्षा है, चिकित्सा है और व्यापारी वर्ग के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा का है। तो बहुत सारे हैं मुद्दे हमारे पार्टी के, जिसके लिए समय समय पे हम लोगों के बीच में आते रहते हैं। जैसे आज तो चुनाव का टाइम है, चुनाव में तो बरसाती मेंढक की तरह सभी निकल के आएंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी जो चुनाव होने के बाद आ रहे हैं लोग, हम चुनाव खत्म होने के बाद भी उनके बीच में रहते हैं। जैसे हमारी पार्टी की एक मुहिम है, कोई सताए हमें बताए। मेरे पास 30 के 30 स्टेटों से, जिस भाषा को भी हम नहीं जानते, उन स्टेटों से हमारे पास रिटर्न में शिकायत आती है। उन लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम हम लोग करते हैं। हरियाणा में विशेष, हरियाणा का मैं रहने वाला हूं, तो यहाँ के भी लोगों की समस्याओं का हल समय समय पे, गरीब, शोषित और पीड़ित, कोई भी किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, उसकी समस्या को निपटाने का काम हम लोग करते हैं। कौन से सिंबल पे पार्टी चुनाव लड़ेगी? पार्टी का जो हमारा पहले सिंबल था वो अशोक चक्र था। उससे पहले हमारी जो पार्टी का था वो हाथी का चुनाव निशान था। क्योंकि चुनाव आयोग जो हरियाणा में हमें देगा, क्योंकि हमारी पार्टी महाराष्ट्र में है ज्यादा, तो हमारे यहाँ पे जो सिंबल मिलेगा उस सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा। 1956 से अब तक आपकी जो पार्टी काम कर रही है, अब तक उन्होंने जो उपलब्धि है वो क्या क्या प्राप्त की है? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि गरीब और शोषित व्यक्ति को न्याय दिलाना। 1956 में क्या था और आज क्या है। आज गरीब लोग कहीं ना कहीं शिक्षित बन रहे हैं, उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था। जात पात धर्म कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहा है, पहले नहीं था। उसकी हर समय अनुसार जब भी समय पड़ता है तो हम आवाज उठाने का काम करते हैं। जो पार्टी कैंडिडेट है उसके लिए क्या कुछ बात रखी गई चुनने के लिए मेरे वो कैंडिडेट हो सकता है? ऐसा है, कैंडिडेट के लिए सबसे पहला और आखिरी यही है कि ये संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है। इसके अंदर पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति को, जो समाज के बीच में रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे एडवोकेट जो साथी हैं, ये LLB LLM है और इनका 15 साल का तजुर्बा रहा है और हरियाणा और पंजाब बार जो काउंसिल थे उसके कोपिट मेंबर भी रहे हैं। तो सबसे पहला पैमाना यही है कि समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग, राजनीति के अंदर वो लोग आए जो समाज की नीति जानते हैं। राजनीति बाद में, समाज की नीति। हमारा प्रत्याशी वही होगा जो समाज की नीति पे काम करेगा, राजनीति बाद की बात है। समाज में सभी रह के काम करें, उसी को प्रत्याशी बनाने के लिए पार्टी वचनबद्ध है। तो तैयारियां किस तरह की अभी आपकी? तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। हम अपना चुनाव हम नहीं लड़ रहे, हमारा चुनाव तो वो गरीब आदमी लड़ रहा है जो सबसे पिछले पायदान पे है, जो पंक्ति में सबसे लास्ट व्यक्ति है ना, वो हमारा चुनाव लड़ रहा है। उसकी नजर सिर्फ हमारी तरफ है। उसको जब भी कोई परेशानी होती है तो ये पार्टियां वाले कोई काम नहीं आते। उनके सुख और दुख में हम लोग खड़े मिलते हैं। आपको बता दें कितनी बार यहाँ पे रोड जाम हुए, कितनी बार प्रदर्शन हुए हैं। यहाँ पे आप सफेदों की बात कर लूं, मैं गर्ल कॉलेज की जो छात्राएं थी, वो स्कूल बस की मांग करने के लिए धरना दे रही थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। तो उस वक्त कौन आया था? उस वक्त हम ही लोग आए थे। अब सफेदों के अंदर बीचों बीच कह रहे हैं नहर की जो पटड़ियां, इन दोनों को पक्का करेंगे। इसके लिए पिछले 10 साल से आवाज कौन उठा रहे थे? हम लोग ही उठा रहे थे आवाज इन चीजों की। जो गर्ल कॉलेज बनाया गया, जहां वो रास्ता बता रहे हैं, उसके लिए आवाज कौन उठा रहा था?
इन सारे मुद्दों के लिए जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है वो हमारा चुनाव लड़ रहा है, ना कि हम लड़ रहे हैं। हम ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास वो गरीब आदमी है जो दिल से वोट देता है। ये लोग तो पैसे में वोट खरीदना चाहेंगे या दारू में वोट खरीदना चाहेंगे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, दारू नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ एक ही चीज है कि आज हम नहीं बने, आज भी उनका काम करवाने के लिए वचनबद्ध हैं और बनने के बाद भी काम करवाने के लिए। आपने नहर पटरी और कॉलेज के रास्ते की बात की, लेकिन स्थिति तो अभी जो की त्यों है अभी तक। ऐसा है, मैं वही तो आपको बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने वो चीजें नहीं की, तभी तो पार्टी ने डिसीजन लिया कि चुनाव अपने आप 90 की 90 सीटों पे लड़ेगी। अगर वो लोग काम करते, हमारी पार्टी कभी भी 90 सीटों पे चुनाव लड़ने का नहीं, हमारा क्या रहा 10-20 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा, या फिर हमने गठबंधन करके रखा। पिछले 2014 में जो चुनाव था, 2014 में हमने बीजेपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा, उससे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामदास अठावले जी होते थे, लेकिन 2019 में हमारे कुछ मतभेद हुए, इन्हीं मुद्दों की वजह से मतभेद हुए, तब हमने उनको पार्टी से निष्कासित करने का भी काम किया। हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के अंदर घमासान देखा जा रहा है, आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? मैं आपको बता दूं कि घमासान ही नहीं है, इन दोनों को, ये दोनों ही पार्टियां एक हैं। जैसे क्या होता है, आप झूला देखोगे ना, पार्क के अंदर लगा होता है, बीच में एक दूरा लगा होता है, कभी इधर और कभी इधर, बच्चे जो बैठते हैं ना उसमें, ये दोनों पार्टियां एक हैं, कभी एक जाती है कभी दूसरी आ जाती है। इसी वजह से डिसीजन हमने ये लिया है कि हम वो दूरा नहीं बनेंगे। आज तक हम और हमारी जो पब्लिक है, हमारी पार्टी, वो दूरा बन के बीच में पिसने का काम किया। अब की बार हम उस दूरे को बाहर निकालना चाहते हैं, उसमें से इन दोनों को नीचे गिराना चाहते हैं। 90 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको? ऐसा है, वो जनता जनार्दन जाने। हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, जिन लोगों के हमने काम किए हैं, तो सभी की आवाज उठाई है, साथ में उनके रहे हैं, वो जनता जनार्दन जाने। हम आज कह दें कि 90 की 90 सीटें जीतेंगे, हम कहें कि एक जीतेंगे, वो भविष्य के गर्भ में है, जितनी सीटें जीती जाएंगी हम, लेकिन अपनी तरफ से कोई प्रयास में कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या किसी पार्टी के साथ समझौता हो सकता है आपका? नहीं, अब की बार समझौते के लिए हमने कोई भी सारे दरवाजे बंद कर दिए। समझौता अब की बार हम किसी से नहीं करेंगे। हमारी पार्टी 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। 20 साल से आपकी जो पार्टी है, 10 साल कांग्रेस से, 10 साल बीजेपी से गठजोड़ रहे आपका, तो का विकास कहाँ देखते हैं उसमें? ऐसा है, उसमें अगर आपकी बात, जैसे आप कह रहे हैं विकास के लिए, अगर आप 20 साल की बात करते हैं, 20 साल पहले की अगर सिंह चौक की बात करें, तो उसमें जो भीड़ भाड़ रहती थी, चौक को साइड से ठीक करवाने का, यहाँ पे जो ये स्टेडियम की दुकानें जो बनी हुई हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है, हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं हुआ, लेकिन जिस गति से काम होना चाहता था उस गति से काम नहीं हो पाया। हम बात करें कि हम थे ना, इसीलिए तो आज अलग है। अगर हम साथ थे तो हमने समय समय पे आवाज उठाई है। जब भी कोई हत्या हुई ना, उसकी कोई गरीब आदमी की सुनने वाला नहीं था। सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ हम लोग धरने पे बैठे हैं। हमने कभी भी एक उसकी नहीं, हमारी पार्टी ने ही, अगर हम करें हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे साथ ज्यादा जुड़े, लेकिन सवर्णों को 10% आरक्षण, उस समय हमारे केंद्र के अंदर जो हमारे मिनिस्टर थे रामदास अठावले जी, सबसे पहली आवाज हमने ही उठाई थी। सवर्णों के अंदर भी गरीबी की रेखा होती है, वो आवाज हमने ही उठाने का काम किया था। नहीं तो किसी पार्टी के अंदर ये नहीं था, बल्कि उसकी वजह से कुछ लोग हमारे शेड्यूल कास्ट लोग खपा हुए थे। लेकिन हमने जो चीज सही है, हम ये नहीं देखते कि ये सरकार के पक्ष की बात है या विपक्ष की बात है। हमने ये देखना है कि गरीब व्यक्ति की मदद कैसे हो सकती है, पीड़ित व्यक्ति के। अब सवर्णों के अंदर भी हम कहते हैं गरीबी की रेखा है, क्या गलत था? आज उनको 10% मिला हुआ, हम कुछ में कोई आपत्ति नहीं। हम जब भी कोई बात आई है, अगर हमारा गठबंधन रहा है 56 से लेकर आज तक कहीं ना कहीं गठबंधन रहा है, तो जब भी कोई बात आई है तो वो हमने बोली है। तो इस बार के चुनाव में हरियाणा के अंदर इनेलो और बसपा गठबंधन है, तो दलित वोट बैंक जो है वो बसपा का माना जाता है, तो उसको देखते हुए आपकी पार्टी में क्या रहेगा? मैं आपको बता दूं कि ये गठबंधन 2019 में भी हुआ था। इनेलो और बसपा गठबंधन, जींद का उपचुनाव था, मैंने भी वहां से फाइट किया था अकेले में। एक ही सीट थी वो चुनाव की, उस वक्त 3400 वोट आए थे दोनों ही पार्टियों में। इस चीज को दिमाग से निकाल दें। आप कहते हैं आवाज आ रही है भाई, पंखा जो ये वोट है, जो वोट आप कहते हैं दलितों का है, दलितों का वोट है ना, वो सच्ची आदमी के साथ, तो सच्ची पार्टी के साथ है, जो उनकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है। और आपको मैं बता दूं, बहुजन समाज जो पार्टी है, बसपा जो पार्टी है, वो किसी पार्टी में से निकल के आई। साहब काशीराम जी जो हैं, जिनको हम अपना आदर्श राजनीति गुरु मानते हैं, उन्होंने भी 8 साल इसी पार्टी के अंदर काम किया, तभी जाके उन्होंने अलग से पार्टी बनाई। अभी पार्टियां सारी मंथन में जुटी हुई हैं, अभी उम्मीदवार नहीं उतार रही हैं। ऐसे में आपने जल्दी तो नहीं कर दी कोई? ऐसा है कि उन लोगों का क्या है कि वो पैसे लेके टिकट देना, या कोई पार्टी ऐसे कि वहां से टिकट नहीं मिली दूसरा कोई भाग के आ जाएगा, ऐसा करना। हमारी तैयारियां पिछले 7 महीने से हम लोग लगे हुए थे
और आज 90 की 90 सीटों पे जो हम प्रत्याशी की बात करें, जल्दी हम घोषणा कर देंगे। हमारे से ऐसा नहीं है कि हम किसी को पैसे से टिकट देते हैं। हमारे तो गरीब आदमी जो बीच में रहता है, समाज की बात करता है, वो लोग तो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ में टिकट देते हैं। अभी एमपी के चुनाव थे, खुद जो यहाँ से भी प्रदेश के अध्यक्ष लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं मेरे तो पैसे खा गए उनके। देखिए हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। तो गिलाव जी, आप मानते हो कि आरक्षण है जो कहीं ना कहीं गरीबी को देख के देना चाहिए कि जाति के आधार पर देना चाहिए? ऐसा है, उसके लिए एक पैमाना बनाया गया है। जिनके लिए आप आरक्षण की बात करते हैं उनको 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया, तालाब का, जिसको पशु पी सकता है। तो वो कई चीजें हैं, पैमाना गरीबी का, जैसे हमने बताया ना, जर्नल के अंदर भी गरीब लोग होते हैं, 10% के लिए हमने आवाज उठाई। जब उनको 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया, उनको यहाँ तक औरतों को मैं मीडिया पे बताऊं तो ऊपर के कपड़े डालने के लिए भी है ना कर देना पड़ता था। तो जो 5000 साल तक उनके साथ ऐसा किया गया, तो वो जाति के आधार पे किया गया था। वो अभी तो 70-75 साल हुए हैं, कुछ एक साल इन लोगों को भी आरक्षण का थोड़ा सा रहना चाहिए ना। नहीं, आप भी कह रहे थे कि हमने सवर्णों के लिए आवाज उठाई है। हाँ उठाई गया, लेकिन उनके अंदर गरीबी की रेखा है ना। उनके अंदर आप मैं बता दूं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कई लोग कहते हैं कि उन्होंने दलितों के लिए काम किया, लेकिन मैं आपको बता दूं बाबा साहब अम्बेडकर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर उन्हीं मुद्दों पे चलती है। जैसे मैं आपको बता दूं एक पहलू, महिलाएं हैं, क्या महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है? आप बताइए, जब नौकरी लगती है तो महिलाएं भी नौकरी लगती है ना, उनको भी आरक्षण दिया गया। अगर संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे तो वो शेड्यूल कास्ट की औरतों को भी दे सकते थे वो चीज। उन्होंने कोई साधारण संपन्न व्यक्ति है जो एमपी MLA बना हुआ है, उसका लड़का तो 8 बजे उठेगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, ऐसा है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति का बच्चा वो सुबह 4 बजे उठेगा, 4 बजे उठ के वो अखबार डाल के आएगा, चाय की दुकान पे लगेगा, उसके बाद वो जाके फिर स्कूल कॉलेज में जाएगा। तो पैमाना बराबर से हो ना। किसी के पास जमीन ही इतनी, किसी के पास पैसा ही इतना है, तो वो पैमाना है। हम जब भी कोई बात आती है, समय समय पे कोई बात आती है, उस बातों पे समाज में खड़े रहे। गिलाव जी आपने बात की है एडवोकेट सीधा विधायक का चुनाव क्या सोचकर? सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, सबसे पहले टिकट आपको मिली है। आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए सभी मीडिया बंधुओं का सबसे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो आप शॉर्ट मैसेज में यहाँ पे आए हो और मेरे को अपने कीमती समय में से समय दिया। जैसे कि कपूर भाई साहब ने कहा कि एडवोकेट से सीधा ही आप राजनीति में आ गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2004 के अंदर मैं सोशल एक्टिविस्ट बना था सफीदो कॉलेज के अंदर, और सफीदो कॉलेज में डॉक्टर BR अम्बेडकर एसोसिएशन का मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी अम्बेडकर एसोसिएशन में काम किया है, और लॉ का विद्यार्थी होने के नाते मैंने उचित स्टैंड की जरूरत है। और मेरा मानना ये है कि आप सिर्फ है ना किसी भी प्रोफेशन में रहकर समाज की सेवा नहीं कर सकते। समाज की सेवा करने के लिए आपने जो राजनीतिक मार्ग है, राजनीतिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। राजनीतिक मार्ग ही हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा मार्ग है जो एक गरीब, वंचित और शोषित पीड़ित को न्याय दिला सकता है। आपका गांव और थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए, हल्के वासियों से क्या अपील करते हो आप जैसे उम्मीदवार उतर चुके हो? मैं जींद डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े गांव मुआना से संबंध रखता हूं। एडवोकेट रिंकू धानिया मेरा नाम है। पिछले 15 साल से मैं वकालत कर रहा हूं। मैंने करनाल, पानीपत और अभी सफीदों के अंदर मेरा खुद का ऑफिस है। समाज सेवा के कार्यों में मैं लगा हुआ हूं और मेरा हल्का वासियों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वोट सपोर्ट करें। और मेरा एक ही कहना है, मैं अब की बार जो इलेक्शन में आने का मेरा विचार बना, उसका एक ही कारण था कि मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। पहले 10 साल बीजेपी कांग्रेस रही, उसके बाद 10 साल बीजेपी रही। ये हर जाति धर्म विशेष के जो गरीब व्यक्ति है ना, उनके अंदर जो नेता लोग जाके बैठते हैं ना, तो उनकी एक ही बात होती है, हम आपका BPL कार्ड बनवाएंगे, आपको 100 गज का प्लाट दिलवाएंगे। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर मेरे को मेरा सफीदो हल्का मौका देता है तो ना तो मैं किसी का BPL कार्ड बनवाऊंगा, ना किसी को 100 गज का प्लाट दिलवाऊंगा। मेरा अपना खुद का मानना है कि एक परिवार एक रोजगार। अगर किसी भी परिवार को आप एक रोजगार दिलवा देते हो 15-20 हजार का, तो उसको कोई भी 500 रुपए के BPL जो राशन मिलता है BPL राशन कार्ड पे, उसकी कोई भी जरूरत, वो भी महीने में एक बार। हाँ, वो भी महीने में एक बार। और शहर के अंदर तो एक दिन में मिल जाता है, गांव के अंदर तीन दिन में राशन मिलता है। एक मजदूर व्यक्ति अपनी 3 दिन की मजदूरी छोड़ के
राशन कार्ड की लाइन में लगता है राशन लेने के लिए। तो मेरा सबसे पहले प्रयास यही होगा कि एक परिवार और एक रोजगार मैं अपने हल्के में अपने हल्का वासियों को दे सकूं। उसके बाद शिक्षा के उचित प्रबंध जो है वो किए जा सके, उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। आपका गांव सबसे बड़ा है मुआना, 11,000 वोट है। अभी तक किसी पार्टी ने आपके गांव में कोई टिकट दी है? और रिपब्लिक पार्टी का आप कैसा आभार प्रकट करते हो? अभी तक मेरे गांव में किसी भी प्रतिष्ठित पार्टी ने कोई भी टिकट नहीं दी है कभी भी, जहां तक मेरी नॉलेज है। जींद डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े गांव होने के बाद भी मेरे गांव मुआना का राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा ही राजनीति से दूर रखने के लिए एक षड्यंत्र के तहत टिकट से वंचित रखा मेरे गांव को। और मैं आपका पहला बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकालजे जी का, नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी का, और नॉर्थ इंडिया अध्यक्ष व नेशनल स्पोक्स पर्सन भाई सुनील गहलावत जी का, जो इन्होंने अब की बार मेरे को ये मौका दिया कि मैं अपनी समाज सेवा सुचारू रूप से कर सकूं और आप लोगों के बीच में एक राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए मेरे को मौका दिया। ये इसके लिए आपके साथ साथ आपके गांव का भी पूरा मान सम्मान रखा है। गांव मुआना में जैसे टिकट आई है किसी भी पार्टी की, और क्या मानते हैं बाहर का एक सीढ़ी आपको कैसी लगती है? अगर सफेदों के पुराने नेताओं में नजर डाली जाए तो सभी बाहर से निकले हुए हैं, तो क्या नेता बनने से पहले वकील बनना जरूरी है? जहाँ भी हम किसी भी विधानसभा में जाते हैं अधिकतर वकील ही डिमांड कर रहे हैं। आप अपने किसी भी सफेदों के जसवीर देसवाल की विधायक की बात करें, बाहर कैसे जो है विजय पाल है, एक अंदर सैनी है, एक सुरेश कौशिक है, सभी बाहर से निकले हुए हैं। और जींद जिले में भी जाएंगे तो जींद में भी अधिवक्ता है। क्या मानते हैं अभी बाहर एक पहली सीढ़ी है राजनीति की? देखिए, मेरा मानना ये है कि सोशल एक्टिविस्ट होने के लिए सबसे पहले आपको कानून की नॉलेज होनी चाहिए, और कानून की नॉलेज आपको तभी होगी जब आप एक है ना प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज से आप अपनी वकालत की पढ़ाई करोगे। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपने LLB और LLM किया है। उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए न्यायिक परीक्षाएं दी है जुडिशियल ऑफिसर लगने के लिए। कुछ प्रतिस्थितियां रही जिनकी वजह से मैं जुडिशियल ऑफिसर नहीं लग पाया, और मैंने 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद से समाज सेवा में कदम रखा। उसके बाद जब मैं समाज सेवा के लिए कहीं पे भी जाता था, हमारा सबसे पहले जो पाला पड़ता है वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पड़ता है। और मेरा खुद का ये मानना है कि अगर आपके पास राजनीतिक एकता है, आपके पास राजनीतिक पावर है, तो आप किसी को न्याय दिला सकते हो। एक मतलब सिर्फ वकील होना ही न्याय नहीं दिलवा सकता, उसके लिए आपका राजनीतिक संरक्षण बहुत जरूरी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मैंने 2011 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। और मेरी ज्वाइनिंग पे ही उस टाइम पे मैं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का कोऑप्टेड मेंबर था। तो मेरी जो योग्यताएं हैं उनको देखते हुए पार्टी ने मेरे को पूरा मान सम्मान दिया,